हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से अभी लास्ट मोमेंट पर पढ़ना है। जैसे कि अभी आप सबको पता है 4 मई 2025 को आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है एंड बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर पैनिक कंडीशन में हैं। उनको डर लग रहा है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो देखो, आई एम ऑल्सो आई वॉज एक्चुअली ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ नीट। मैंने नीट खुद भी कई बार दिया है, तो मैं अच्छे से समझा सकती हूँ आपको ये चीज़ कि आपको लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बात कर सकते हैं, बट वो मैं टॉपिक आज नहीं उठाऊंगी। मेरा जो मेन टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द बायोलॉजी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा वेटेज देना है। टॉपिक ऐसा रखूंगी जो आप समझ पाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत लंबी वीडियो नहीं जाएगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। येस, डेफिनेटली आपके पास सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है एंड आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि जब आपका कल का दिन होगा, यानी कि जब आप 3 मई 2025 की बात करोगे, तो उस टाइम पर आपको खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। ये कह देना बहुत आसान है कि रिलैक्स करो, बट ऐसा नहीं हो पाता। आई ऑल्सो नो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दिमाग में तरह तरह की चीज़ें, आपके ऊपर हज़ारों तरीके के प्रेशर होंगे। पेरेंट्स ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने बहुत सारी मेहनत की होती है। कुछ बच्चे जो होते हैं एक्चुअली उनका काफ़ी सारा टाइम इसमें लगा हुआ होता है, 2 साल 4 साल, कुछ काफ़ी इवन 5 साल से भी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल आपका डरना बिल्कुल जायज़ है। वो पॉसिबिलिटी है कि आपको डर लगेगा, क्योंकि आपका टाइम गया है, आपका एफर्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आपके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो डेफिनेटली आपको डर लगने ही वाला है। बट स्टिल आई वॉन्ट टू से कि घबराओ मत, है ना। द लास्ट मोमेंट क्या होगा कोई नहीं जानता। आपका सिर्फ एफर्ट्स आपके काम आने वाला है। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पे वो नर्वस हो जाते हैं और एग्जाम को देखते ही सब भूल जाते हैं। क्यों? सिर्फ नर्वस होने की वजह से। बिकॉज आपका जो माइंड स्टेट होता है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जब आप नर्वस होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें आपकी माइंड से एकदम से स्किप हो जाती हैं। तो पहली बात, खुद को कंट्रोल में करो, खुद को संभाल के रखना है ना। लास्ट मोमेंट पे मैं यही बोलूँगी, खुद को संभाल के रखना है। तरह तरह के विचार आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। दिस इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर यू। आपको अपने लिए सिर्फ अभी ये सोचना है कि आपको लास्ट मोमेंट पे जब आपके हाथ में एग्ज़ाम होगा, आपके हाथ में एग्ज़ाम पेपर होगा, तो आपको किस तरीके से उसको लिखना है, शांति से लिखना है। बिकॉज आपके पास 3 घंटे हैं। आपने चाहे 4 साल से मेहनत की हो, चाहे आपने 5 साल से मेहनत की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके वो 3 घंटे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी मे भी सीरियस नहीं होंगे। हमें लगता है कि 17 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, 18 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, इट्स अ ह्यूज नंबर। बट उसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, अभी सीरियस नहीं होते हैं, तो वो अपने आप कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। जो बच्चे सीरियस हैं, आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है। एंड बस यही है, उम्मीद लगा के रखो, कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, खूब पानी पियो, अपने आप को हाइड्रेट रखो, माइंड कंडीशंस को अच्छा रखो और कोशिश करो कि नींद ले पाओ। आती तो नहीं है, आई नो आती तो नहीं है, लेकिन स्टिल कोशिश करो कि अच्छे से नींद ले पाओ। और किसी भी तरीके के गलत चीज़ों का यूज़ मत करो खुद को स्टिमुलेट करने के लिए। लाइक अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हो कि मैं पूरी पूरी रात जाकर पढ़ाई कर पाऊँ, तो ऐसा मत करो। वैसे तो हर बच्चे का पैटर्न अलग होता है पढ़ने का, बट स्टिल मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद को रिलैक्स करो, है ना। और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, होगा तो वही जो आपने 1 साल 2 साल 4 साल में आपने पढ़ाई की है, आपको वही लिखना है। अब वही है, आपने रिवीजन की है, वो आप जानते हो, आपको पता है कि आपने कितनी रिवीजन कर रखी है, तो रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग आना है। घबरा के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, लाइफ बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली लाइफ बहुत बड़ी है और ये एक सिर्फ एग्ज़ाम है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम समझ के छोड़ दो, है ना। इस पे मेहनत तो करनी पड़ेगी। चाहे एक एग्ज़ाम हो, आपको देना तो है, तो आपको इसको खुद बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, कोशिश करोगे कि जितना अटैम्प्ट करो उसको बहुत ही केयरफुली अटैम्प्ट करो, चांसेस कम रखो नेगेटिव मार्किंग के, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने एक पैटर्न बनाया है कि किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ें पहले करनी चाहिए। मैं आपको ओरली बता देती हूँ चीज़ों को कि क्या क्या आपको पहले करना चाहिए। तो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी उठा करके बैठ जाओ, क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं अभी के लिए। आप एनसीईआरटी उठा करके बैठ जाओ। आई होप आपका 2 से 5 के बीच में एग्ज़ाम रहेगा 4 मई को, तो उस टाइम पर आपको मॉर्निंग टाइम में तो खुद को फ्रेश रखना है ना। बहुत सारा हेडेक नहीं लेना है। अगर कोशिश करना चाहो तो आप 1-2 ऐसा कर सकते हो कि लेबलिंग वगैरह याद कर लेना, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद कर लेना जो इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके लिए, तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना। अब इसमें अगर हम बात करें आज रात को क्या कर सकते हो आप एक्चुअली, आप अभी बैठ करके पहली बात तो एनसीईआरटी उठा लीजिए और
जितने भी यहाँ पे डायग्राम हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आखिर के चैप्टर तक आपको सारे डायग्राम्स देखने हैं। एक बार आंखों के आगे से डायग्राम्स निकाल लो, आप उसको देखो कि क्या क्या डायग्राम में लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये करोगे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको PYQ अपनी आंखों के आगे से निकालनी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, PYQ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, डायग्राम पे फोकस करना है। डायग्राम की लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए सारे एनसीईआरटी के। उसमें आपके कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। पूरी 11th 12th के एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम है उनको पढ़ लीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, PYQ लगानी है हर चैप्टर के, और वो भी हर चैप्टर कौन सा, प्रायोरिटी बेसिस पे आप रखोगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर पहले करने हैं, है ना। उसके बाद कुछ बच्चों की स्पीड बहुत तेज़ होती है, कुछ की स्पीड कम होती है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एटलीस्ट आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को कर लीजिए, और जो चैप्टर आप कर सकते हो, देखो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ मुश्किल चैप्टर भी हैं, तो वो आप एकदम लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाओगे। आप कोशिश करो कि जो इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, उनको भी लास्ट मोमेंट पे कर लो। जैसे मैं सबसे पहले आपको रेफर करूँगी, हाँ आप कर सकते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट की अगर हम बात करें, इसमें 6 से 7 चैप्टर आएंगे, राइट। आप क्या करो, फटाफट एक बार उनकी रीडिंग लो, डायग्राम देखो कहाँ कहाँ पे लेबलिंग की हुई है। एनसीईआरटी में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। सिर्फ एक बार रीडिंग लेनी है, केयरफुली रीडिंग लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड जो वेटेज जा रही है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर को, यानी इसमें 3 चैप्टर आएंगे आपका। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल एक बड़ा चैप्टर है, अगर आपसे हो पा रहा है तो एक बार रीडिंग ले लो, नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ PYQ लगा लो। मैं साथ साथ बता रही हूँ क्या कर सकते हो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की आप PYQ लगा लो। जिन बच्चों की ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट अच्छे से करी हुई है वो सिर्फ PYQ के साथ जा सकते हैं, उनको रीडिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप सिर्फ PYQ ले लीजिए, है ना। वो भी सिर्फ पिछले 10 सालों के, ऐसे नहीं बहुत बहुत पुराने PYQ लगाने बैठ गए हो, नहीं। 2015 के बाद से जितने भी PYQ हैं आप उनको लगा लीजिए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चैप्टर हैं। सेल साइकिल वाला कर लो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कर लो, क्योंकि एक्चुअली में इसके पिछले 5 सालों में 11 से 12 क्वेश्चन देखे गए हैं सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के, और सेल साइकिल वाले के भी अच्छे खासे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो बेसिकली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाली सेकेंड वाली करनी है आपको, सेकेंड उस पर रखनी है नंबर पे। तीसरी यूनिट आप 12th क्लास की ह्यूमन रिप्रोडक्शन करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 2 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, एक तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी बहुत वेटेज रखता है, पिछले 5 सालों में इसके 10 क्वेश्चन के अराउंड आए हैं, इवन उससे ज़्यादा आए हैं। बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि आप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसके डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम की लेबलिंग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, वो कई बार आती है, सीधी सीधी आती है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट में जितने भी डायग्राम है सबकी लेबलिंग प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट, आप उसको करके जाओगे ही जाओगे, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट 4th नंबर पे आपकी जो यूनिट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो ऐसा है थोड़ी सी वेटेज वाइज रहती है, कभी आ भी जाता है क्वेश्चन, कभी नहीं भी आता है, बट बहुत ईजी है, आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इवन PYQ लगा लीजिएगा इन तीनों के। मैं साथ साथ बता रही हूँ किसके आप डायग्राम एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाना है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट की अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ पाते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ पाते तो सिर्फ PYQ लगा लो। दूसरा मैंने कहा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके PYQ भी लगाओगे, इसकी आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी लोगे। बायोमोलिक्यूल की आप चाहो तो सिर्फ क्वेश्चन लगा सकते हो, आप एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं ले पा रहे हो तो स्किप कर सकते हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट में आपको रीडिंग लेनी है, कौन से चैप्टर की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की ही रीडिंग लेनी है, प्लस उसके डायग्राम केयरफुली देखने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अगर आप डायग्राम देख लो मोर देन सफिशिएंट है, आप उसकी एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हो तो चलेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चाहे आप डायग्राम देखो ना देखो, आप उसकी मतलब कि थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो एनसीईआरटी से, बट तीनों चैप्टर के क्वेश्चन जरूर लगा लेना, PYQ क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, ठीक है। इकोलॉजी यूनिट इज मस्ट मस्ट मस्ट। मैं सिर्फ फिर से कहना चाहूंगी, पिछले 5 सालों में इसके अराउंड 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड थिंग बहुत ईजी है, आप सिर्फ एक बार रीडिंग ले लो, सिर्फ एक बार रीडिंग ले लो और PYQ लगा लो। आपके रीडिंग लेते ही PYQ लगने लग जाएंगे, ठीक है। कहना आई नो कहना बहुत आसान है, लेकिन आपको अभी ये करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत कर इतनी करी है तो थोड़ी और करो, है ना, थोड़ी और करो। तो इकोलॉजी यूनिट कर लो। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट क्या PYQ लगा लो, क्योंकि अब मैं ये बोलूँगी कि अगर आप अब रीडिंग करने बैठ गए नीट के लिए एनसीईआरटी की, तो शायद हो सकता है अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। आप एक काम करो, बायोटेक यूनिट के जो नीट के PYQ हैं 10 साल के, आप वो लगा लीजिए, है ना। तो
उसमें से हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएँ, कुछ ना भी आएँ तो जो नहीं आ रही हैं उन पे हेडेक नहीं लेना, स्किप करो और आगे चलो, छोड़ो। अब इतना टाइम नहीं है कि आप उनको करने बैठोगे, छोड़ो उनको, है ना? तो बायोटेक यूनिट जो है आपकी, इस पे आप एक काम करोगे, आप पीवाईक्यू इसके लगाओगे। उसके बाद आता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। रीडिंग नहीं ले पाओगे, सीधा क्वेश्चन लगाओ। अगर आपके नोट्स हैं कोई, बहुत छोटे नोट्स हैं तो आप वो लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं वेटेज वाइज बता रही हूँ, मैं आपको इसका पूरा जो फोटो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, एक बार देख लेना। वेटेज वाइज मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वहाँ पे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ पे मैंने जिस्ट करके एक पूरा टैबलेट फॉर्म में साइंटिस्ट वगैरह, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस और इंपॉर्टेंट ईयर्स जो है पूरी एनसीईआरटी के, वो सारे डाले हुए हैं वहाँ पे। एक पूरी पीडीएफ है, तो जाओ और जाकर के उसे अभी डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। आज पूरी रात में आप उसको कर सकते हो, उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 to 1.5 आवर्स के अंदर आपका ये हो जाएगा काम, है ना? तो आप इसको कर लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो। उसके बाद एनिमल किंगडम करोगे, एनिमल किंगडम अगेन इंपॉर्टेंट है। एनिमल किंगडम के पीवाईक्यू लगा लो और डायग्राम देख लो, डायग्राम में भी एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके हर फाइलम के एग्जाम्पल आप रट के जाओगे। और दूसरी चीज़, एग्जाम्पल के जो डायग्राम साइड में दिए गए हैं उनकी लेबलिंग जो दी गई है वो करके जाओगे, मोर देन सफिशिएंट। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग्स आते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है आपको। अगर आप रीडिंग ले पाओ तो अच्छी बात है, नहीं ले पाते हो तो कोई बात नहीं, आप इसके पीवाईक्यू लगा सकते हो। लिविंग वर्ल्ड वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप पीवाईक्यू लगा लेना, हो जाएगा काम, है ना? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अभी आप ये कर सकते हो। फ्रॉग एंड कॉकरोच, इनकी लेबलिंग देख के आओगे, डायग्राम इनके करके जाओगे। फ्रॉग बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही होता है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो आप उसको कंप्लीट करके जाओगे। एंड द सेकंड थिंग, दोनों के पीवाईक्यू लगा करके जाओगे, क्योंकि एनटीए वालों ने कॉकरोच यानी कि इंसेक्ट लिखा हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपके इसमें पिछले 5 सालों में 32 क्वेश्चन के अराउंड आए हैं, 14% वेटेज रखता है आपका चैप्टर, हाईली इंपॉर्टेंट है। डायग्राम केयरफुली देख करके जाओगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ करके जाओगे। एंड इसमें जो आपका लैक ऑफ हीरोन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसलेशन, ये तीनों पढ़ने हैं। लैक ऑफ हीरोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो करके जाओगे, ठीक है? डीएनए की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग 2-4 पॉइंट देख सकते हो, अगेन इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना रखे हैं तो उनको रेफर करो, अगर नोट्स नहीं है तो आप नीट के लिए एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लो, डायग्राम देख लो। अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज गो विद पीवाईक्यू, एटलीस्ट इस चैप्टर के पीवाईक्यू छोड़ के नहीं जाओगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपको पीवाईक्यू करने हैं, ठीक है? पीवाईक्यू करके जाओगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। इवोल्यूशन के पीवाईक्यू करके जाओगे। इवोल्यूशन में आपको जो देख के जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नीट में जो आपको देख के जाना है वो एनसीईआरटी के ग्राफ है, नेचुरल सिलेक्शन वाले ग्राफ आप एक बार देख के जाओगे। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का जो इक्वेशन है उसको याद करके 1-2 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा, वो करके चले जाना। आगे आती है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर आपके पास आने वाले हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला टॉपिक जो है वो बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है। मेरी बात सुनो, अगर आपको वो चैप्टर आता है, पहले से बहुत अच्छे से आता है, तो आप उसके पीवाईक्यू लगा लो अभी बैठ के, आप उसके डायग्राम देख लो। बट अगर नहीं आता है, लीव इट, है ना? लीव इट। वैसे तो बहुत हाई वेटेज रखते हैं वो, बट अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ छोड़ दो उसको अभी के लिए। एटलीस्ट कुछ याद कर सकते हो तो क्रैप साइकिल याद कर सकते हो और ग्लाइकोलिसिस आप उसमें याद कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपके पास आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये 10 मिनट का पूरा चैप्टर रहने वाला है, आप इसको एक बार रीडिंग लो फटाफट से, 10 मिनट की इसके चैप्टर की रीडिंग लो और इसको कर लो। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, फ्री फंड के 4 नंबर हैं, आप इसको कर लो। उसके बाद जो आप स्किप कर सकते हो, करने नहीं है, अगर आपने कर रखे हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छे से कर रखे हैं, तो आप डेफिनेटली उनको करके जाओगे। बट अगर आपको लगता है अभी नहीं है टाइम, या आपको बोरिंग लग रहे हैं, या आपसे नहीं हो रहे हैं, आपने नहीं किए हुए हैं कभी भी, आपको लगता ही नहीं कि उनमें कॉन्फिडेंस है आपको कि आप कर सकते हो, तो आप उनको छोड़ सकते हो। पहला मैं सजेस्ट करूंगी प्लांट किंगडम। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो 16 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, बट स्टिल अगर आप नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट एल्गी पढ़ के चले जाना। एल्गी इंपॉर्टेंट है, एल्गी में से एक क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप वो करके चले जाना, है ना? एटलीस्ट एल्गी का तो बना ही दोगे। उसके बाद एग्जाम्पल करके चले जाना, एग्जाम्पल और लेबलिंग कर लेना। जैसे ब्रायोफाइट हो गए, टेरिडो, जिम्नो, इन सब के जो एग्जाम्पल हैं आप सिर्फ वो कर लेना, और जो लेबलिंग है वो कर लेना। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो स्किप कर सकते हो अगर आपको इसके क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो एक बहुत ईजी चैप्टर है, पर थोड़ा सा बोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ रहती हैं,
तो जिनको मॉर्फो प्लांट करना है वो करो, डेफिनेटली करो, क्योंकि इसकी भी अच्छी खासी वेटेज है। एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स की भी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की 15 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से भी लास्ट 5 ईयर्स में। बट मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने नहीं कर रखा है कभी, या कभी पढ़ा ही नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि बोरिंग है, तो छोड़ दो, अभी लास्ट मोमेंट पे नहीं कर पाओगे। PYQ भी छोड़ दो, अगर नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दो, ठीक है, हेडेक नहीं लेना है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये मैंने फिर से कहा है, रेस्पिरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट ये समझने वाले चैप्टर हैं, लॉजिकल चैप्टर्स हैं, इनको आप रट नहीं सकते। अगर आप रट के करने लग गए तो आप गलत कर सकते हो वहाँ पे। इसीलिए प्लीज़ मैं सिर्फ यही कहूँगी कि फ़िलहाल के लिए अगर आपने पहले से अच्छे से कर रखा है तो ही आप इसको लेके आगे चलिएगा, वरना इसको छोड़ सकते हो। एट द लास्ट मोमेंट यू कैन स्किप दिस चैप्टर्स। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इस अकेले चैप्टर का वेटेज जो है वो 10% है। लास्ट 5 ईयर्स में से इसमें 23 अराउंड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो डेफिनेटली वेटेज बहुत ज़्यादा है। बट अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, समझने वाला चैप्टर है, तो नहीं कर पाओगे। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, आप इसकी ना डिजीज़ कर लो, जो एंड में डिजीज़ दी गई है वो कर लो, और पेडिग्री में मत उलझ जाना। अगर पेडिग्री चार्ट करने लग गई, क्वेश्चन आ गया और उसी में उलझ गए तो सब आगे खत्म हो जाएगा। पेडिग्री में मत उलझना, क्वेश्चन पेडिग्री का लास्ट में लगाओगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेडिग्री का क्वेश्चन लास्ट में लगाओगे। आप मेंडल के जो पी प्लांट के 7 कैरेक्टर दिए हुए हैं उनको अच्छे से देख के जाओगे, एंड प्लस जो डिजीज है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में उनको अच्छे से देख के जाओगे, ठीक है। एंड इवोल्यूशन का जो ग्राफ है मैंने वो बता दिया, वो करके जाओगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट जो यूनिट है किस सीरीज में आपको करनी है, पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट करनी है सबसे इंपॉर्टेंट, सेकंड आपको सेल वाली यूनिट करनी है, थर्ड आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th क्लास की यूनिट करनी है, फिर आपको इकोलॉजी यूनिट करनी है, और 5वीं यूनिट आपको करनी है बायोटेक की। तो ये 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। उसके बाद आप एनिमल किंगडम वाली यूनिट पे करोगे, यानी स्विच करोगे, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है लिविंग वर्ल्ड वाली, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली। उसमें 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन स्किप अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है पहले से, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस प्लीज पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत अच्छी खासी वेटेज है। 5 साल में 32 क्वेश्चन रख रहा है, मतलब बहुत हाई वेटेज है, 10 क्वेश्चन के अराउंड इसमें से आते हैं, तो प्लीज आप इसको करके जाओगे। एंड उसके बाद इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत इजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से फंस जाते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो आपसे डायरेक्ट जो डिजीज वगैरह है वो पूछ ली जाती है, खासकर कई बार एड्स पे आ जाता है, और जो ड्रग्स वगैरह आपके लास्ट में दी गई हैं चैप्टर के, उन पे आता है, तो आप उन टॉपिक्स को कवर करके जाओगे। और जो इवोल्यूशन है इसमें आप ग्राफ्स वगैरह के बारे में पढ़ के जाने वाले हो। ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हार्डी वेनबर्ग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन इवोल्यूशन जो है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन की सीरीज कई बार पूछ लेते हैं कि किसके बाद कौन आता है। तो जैसे अगर हम बात कर ले, जैसे ड्रायोपिथिकस आ गए, ड्रायोपिथिकस के बाद रामापिथिकस आ गए, ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स आ गए, फिर आपके होमो हैबिलिस आ गए, देन होमो इरेक्टस आ गए, उसके बाद आपके होमो निएंडरथलेंसिस आ गए, तो क्रो मैग्नोन मैन आ गए, होमो सेपियन सेपियन आ गए। तो वो सारी आपको एक सीरीज पढ़ के जानी है। अब इसमें पूछ तो लेते हैं वैसे कई बार कि कौन कहाँ पे क्या मिला हमें क्या सब, लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो प्लीज़ एटलीस्ट आप एक क्वेश्चन के लिए ये वाला सीरीज तो जरूर पढ़ के चले जाना कि किसके बाद कौन आया था, ठीक है। और उसके अलावा हम जो कि इवोल्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें पहले आई, जैसे यूनिवर्स कितने टाइम पहले बना, तो ये छोटे छोटे डाटा दिए गए हैं कि डायनासोर कब खत्म हुए, 65 मिलियन ईयर अगो खत्म हुए, है ना। सीलोकेंथ कब आई, 1938 में साउथ अफ्रीका। वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए ना, उनको थोड़ा सा वेटेज में रखोगे। उसके अलावा आप जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, यानी प्लांट फिजियोलॉजी है, जिनको अच्छे से आती है प्लीज़ करके जाना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बट जिनको नहीं आती है एटलीस्ट वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ के ज़रूर जाना, उसमें आपके हार्मोन्स वगैरह सब दिए हुए हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ईजी आप कर सकते हो। स्किप करने के लिए मॉर्फो है, एनाटॉमी है, और प्लांट किंगडम है, और एनिमल टिश्यू एक थोड़ा सा ऐसा है, जिन बच्चों को आएगा तो आएगा, जिनको नहीं आएगा तो नहीं आएगा, है ना। उसमें एग्जाम्पल है जो रटने वाले हैं, अगर आपने रट रखे हैं पहले से तो प्लीज जाओ करके आओ, नहीं रट रखे हैं तो छोड़ दो इसको खाली छोड़ो, कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ो। कल को आपको इसको खाली ही रखना है पूरा दिन, आधा दिन एटलीस्ट, ताकि आप इसमें थोड़े पॉजिटिव चीज़ें भर सको। और फालतू सोचना बंद करो, लास्ट मोमेंट पे फालतू सोचोगे तो दिक्कत होगी, बंद कर दो, है ना। अभी जो होना है बस वही होना है। तो प्लीज़ मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ है, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगी, बिकॉज आई ऑल्सो नो दिस टाइम इज़ वेरी प्रीसियस फॉर यू। तो जितना मैंने बताया है ये मैं सारा टेलीग्राम पे आपको एक बार इसकी फ़ोटो दे दूँगी, आप उसको चाहे तो जा करके देख सकते हो। और पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, और प्लीज़ जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे करके आएंगे, अगर आप
मतलब अगर आपने मेरा चैनल देखा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जो चैप्टर है वो कैसा गया। आप मुझे इसी कमेंट में नीचे, आप इसी वीडियो में मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया, उसका लेवल कैसा था, आप वो मुझे बता सकते हैं आकर के। और मैं आपको बेस्ट विशेज़ उस दिन ज़रूर दूंगी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। भगवान पे भरोसा रखो, अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो। दिस इज़ द मोमेंट जब आपको सबसे ज़्यादा खुद की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं सोचना है, बराबर वाले ने कितना कर लिया है नहीं देखना है। कई बार लोग खुद को दिखाने के लिए बहुत कुछ हाई दिखाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ अपने ऊपर, है ना। यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो, कुछ भी फालतू सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं, अब आपका एग्ज़ाम के दिन ही हम आपसे बात कर पाएंगे। देखते हैं उस दिन आपका कैसा एग्ज़ाम रहेगा। और डरना नहीं है, डरने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं डरना है। पॉजिटिव रहो, सब अच्छा ही होगा। आई नो बहुत सारी चीज़ें हम टीचर्स बोल देते हैं कि आप ऐसे कर लो, बहुत आसान है बोलना। रियलिटी में ऐसा आसान है बोलना, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जब आप उस चीज़ को कर रहे हो, रात रात तक बैठ के आपने मेहनत की है, तो वो डेफिनेटली वो इतना मैं नहीं चाहूँगी कि आप उस चीज़ को एकदम से ऐसे छोड़ दो कि नहीं मैम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हम हार मान गए। नो, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, है ना, अच्छा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है नर्वस नहीं होना है, लास्ट मोमेंट पे नर्वस नहीं होना है। जब पेपर हाथ में होगा तो नर्वस नहीं होना है। एक बार स्कैन करोगे पूरे पेपर को, कॉन्फिडेंस गेन करोगे। जो क्वेश्चन आता है तो लगाओ, नहीं आता है तो छोड़ दो, उस पर अटक के नहीं बैठना है। हो सकता है आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चन ही ना आते हो, आपको लगने लगे कि मुझे तो पेपर ही नहीं आता। नहीं, अगर 5 क्वेश्चन नहीं आए हैं पहले, ज़रूरी नहीं है आगे का पूरा पेपर नहीं आएगा। हो सकता है आगे से पेपर बिल्कुल आसान दे रखा हो। तो एनटीए वाले थोड़ा सा ना डराने के लिए ऐसा कर देते हैं। अगर आपके पहले 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे, छोड़ो, 10 नहीं बन रहे, छोड़ो, आगे के ऊपर जाओ, आगे स्विच करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अटकना नहीं है और घबराना नहीं है, ठीक है। ये पहला पेपर पढ़ा, आता है ठीक है, लगा दिया आंसर, नहीं आता तो छोड़ो, क्लियर। और जो आप OMR शीट भरते हो उसकी फिलिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग के साथ साथ एक बार नंबर जो क्वेश्चन है उसके साथ में देख करके आंसर लगाना। ऐसा नहीं है कि नंबर हटा दिया और सिर्फ आंसर लगाए जा रहे हो, कई बार ऊपर नीचे आंसर हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। और द सेकेंड थिंग, एक सेक्शन कंप्लीट होने के बाद, जैसे 45 क्वेश्चन आपके बॉटनी के आपने कर लिए या जूलॉजी के आपने कर लिए, जैसे भी है ना, तो आप उनको कंप्लीट करने के बाद अपना OMR शीट की फिलिंग करना शुरू कर देना। वरना लास्ट में ना क्या होता है, हाथ कांप जाते हैं जब आपको लगता है कि टाइम बहुत कम बचा है, आपको पता ही नहीं चला है कि 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट में फिलिंग फिर नहीं हो पाती है। देखो कुछ बच्चे स्पीड पे कर लेते हैं, आई नो, बट कई बार गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट। तुरंत के तुरंत एक सेक्शन कंप्लीट करो और उसको लगाते जाओ। लास्ट में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे, आप उन पे लगाओगे, उन चीज़ों को देखोगे, पढ़ोगे, आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर इज़ नॉट टफ एक्चुअली, उतना टफ नहीं आता जितना टाइम मैनेजमेंट आपको खा जाती है, आपका दिमाग ख़राब कर देती है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लास्ट मोमेंट में टाइम वेटेज और अपनी नर्वसनेस, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करके चलोगे तो पेपर बहुत आसान होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप सभी बहुत अच्छा करोगे। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हैप्पी। मिलते हैं उस दिन जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, कौन सा कोड आपके पास आया था और किस लेवल का जो एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट लेवल कैसा था। लास्ट में हम एक बार उसको फिर से अपने आप से क्या करेंगे, पूरे पेपर को, मुझे कोई बच्चा पेपर भी सेंड कर सकता है और मेरे टेलीग्राम चैनल पे पेपर सेंड कर सकते हो आप। एक डिस्कशन लिंक है, वहाँ पे डिस्कशन लिंक मैं नीचे डाल दूँगी वीडियो में, आप जाकर के मुझे वहाँ पे पेपर भी सेंड कर सकते हो। उसके बाद हम एक बार उसको बैठ के साथ में करके देखेंगे, डिकोड करके देखेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपका रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।